अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलमान जावेद मोहम्मद अली हिजवेरी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चर सीरीज़ में आज आपके लिए जिस लेक्चर को लेके आया हूँ वो सब्जेक्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक अहम सवाल है, लेकिन अहमियत के अतबार से बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के हवाले से। सवाल क्या है, नोट डाउन कर लीजिएगा। रोल ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन फैमिली डिस्प्यूट्स इन पाकिस्तान। तो जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, जो ख़ानदानी तनाज़ात पाए जाते हैं, उसमें एडीआर अपना कैसे रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। फैमिली डिस्प्यूट की जब मैं बात करता हूँ तो वो बड़े कॉमन डिस्प्यूट्स हैं जो कि हमें नज़र आ जाते हैं। वो बेसिकली हमारे अगर फैमिली के हवाले से बात करें तो मैरिज के हवाले से हो सकते हैं, डिवोर्स है, खुला है, चाइल्ड कस्टडी है, मेंटेनेंस है, इनहेरिटेंस है, या शेयर इन प्रॉपर्टी है, विरासती मामला या जायदाद के मामला। ये वो कॉमन इश्यूज हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके ख़ानदान में, इर्द गिर्द में कॉमनली पाए जाते हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी वक्त, किसी जगह पे आपका इनसे पाला पड़ा होगा या आपकी नज़र से या आपके कानों के पास से ज़रूर ये बात गुजरी होगी। आज हम एडीआर के अंदर रहते हुए, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तनाज़े का मुतबादल हल। जब हम मुतबादल हल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट, अदालत से बाहर तनाज़े के हल की बात कर रहे हैं। अमूमी तौर पे जो ख़ानदानी मसाइल की बात होती है, जैसे मैंने आपके खुला की बात की, डिवोर्स की बात की, या जो फैमिली डिस्प्यूट है, इमीडिएट फैमिली डिस्प्यूट, जो हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे और इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे कोशिश ये की जाती है ख़ानदानी मामलात में, हमारे सोशल सर्कल में रहते हुए, कि मसले का हल अगर घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रहते हुए हो जाए, बाहर हम अपने मसले को ना लेके जाएं, लोगों के दरमियान अदालतों में या रूटीन कोर्ट लिटिगेशन में ना लेके जाए, तो वहाँ पे घर ख़ानदान के जो बुजुर्ग हैं या जो सीनियर्स हैं वो इस मामले को सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। इसको कानूनी वुसअत देने के लिए, कानून की सपोर्ट में लाने के लिए एडीआर इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। अगर हम फैमिली डिस्प्यूट के सूटेबल सेटलमेंट्स या इसकी टाइप्स की बात करें तो एक हमारे पास मैरिज का डिस्प्यूट नजर आ जाता है, यानी कि शादी से मुतल्लिक़ जो डिस्प्यूट्स हैं, ये बेसिकली इशू अराइजेज फ्रॉम द मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग डावरी और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमूमी तौर पे सामान जहेज, मेंटेनेंस के मामला, नानो नफ़के के मामला और जो आपकी घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं, जब कोई एक फरीक उसको ऐसा तरीके से पूरा नहीं कर रहा होता तो ये तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और यहाँ पे एडीआर अपना रोल प्ले करता है इसको सॉर्ट आउट करवाने में। डिवोर्स एंड खुला, अगर हम तलाक की बात करें या खुला की बात करें, फिर सेटिंग टर्म्स ऑफ सेपरेशन, डावर यानी कि हक़ महर, एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो बेसिकली बाहमी रजामंदी के साथ हक़ महर को डिसाइड किया जा सकता है। यहाँ अगर सेपरेशन के मामला में ज़रूरी नहीं है कि दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के ही आपस में अलग होना है। एडीआर आपको मुकम्मल मौका मुहैया करता है कि अगर आप में सुलह हो सकती है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकती तो फिर भी एक पुरअमन तरीके से आप एक एग्रीमेंट करके दोनों फ्रीकैन एक दूसरे को ज़िंदगी से आज़ाद कर सकते हैं। चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन इशूज़, ये एक बहुत अहम तनाज़ा है। अगर जब सेपरेशन हो जाती है हस्बैंड वाइफ में, तो वहाँ पे कॉमन इशू राइज हो जाता है। अगर उनमें बच्चे भी हैं तो वहाँ पे बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी? माँ चाहती है कस्टडी मुझे मिल जाए, बाप चाहता है कस्टडी मुझे मिल जाए। फिर अगर कस्टडी जिसके पास है वो चाहता है कि मुझे जो नॉन कस्टोडियल गार्डियन है उससे मुझे उसकी मेंटेनेंस या खर्चा वगैरह मिलता रहे। अब तो खर्चे की मिकदार कितनी होगी, कम होगा, ज़्यादा होगा, उम्मीदें कुछ और होती हैं, एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, ये एक तनाज़े की वजह बन जाता है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ में तो सेपरेशन हो गई है, अब बच्चों का जो मुस्तकबिल है इन सारी बातों के गिर्द घूम रहा है। एडीआर एक आपको अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है कि आप ना के अदालती प्रोसेस में जाएं, बल्कि आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करके आप इस मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और रिजनेबल वे में दे सकते हैं। मेंटेनेंस वाइफ एंड चिल्ड्रन, अब नानो नफ़के की जब बात होती है तो अगर सेपरेशन के बाद या सेपरेशन नहीं भी हुई खातून अगर अलग रह रही है तो उसमें उसका भी नानो नफ़का है। जब मैं नानो नफ़के की बात करता हूँ तो उससे मुराद रोटी, कपड़ा और मकान है, जहाँ पे वो खातून और बच्चे, उनके लिए जो ज़रूरी उनके खाने पीने का सामान, उनका शेल्टर की जिम्मेदारी और उनको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करना, जो कि एक शरीयत में भी एक हस्बैंड की जिम्मेदारी है, उसने करना है। अगर तलाक हो गई है तो तलाक के बाद इद्दत पीरियड तक तो, या उसमें जो तलाक के बाद जो उनका टेन्योर है 3 माह 10 दिन तक का, वहाँ तक तो हस्बैंड की जिम्मेदारी है, और उसके बाद
उसकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी डेफिनेटली जो है जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाते वो बाप के ऊपर है। इसी तरीके से आपके इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि विरासती तनाज़ात। जब लोग एक घर में रह रहे होते हैं और पाकिस्तान में क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम पाया जाता है, तो पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में भी जॉइंट आपके पास फैमिली सिस्टम पाया जा रहा था, बहुत कम लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब कोई घर का बुजुर्ग बड़ा फोत हो जाता है, जायदाद विरासत के ज़रिए आगे जानी है और विरासती इशूज़ पैदा हो जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के डिस्प्यूट राइज हो जाती हैं, कोई शख्स इस कैपेसिटी में नहीं होता उसको अदा करने के, ख़ासकर जो बच्ची हैं उनको उनका हक़ नहीं मिल रहा, या जो भाई हैं वहाँ पे तनाज़ा पाया जा रहा है, तो फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपको एक मौका मुहैया कर रहा है कि आप प्राइवेट इनहेरिटेंस सेटलमेंट कर सकते हैं, और जो भी आप आपस में एक एग्रीमेंट कर लेंगे उस एग्रीमेंट को आप रेवेन्यू कोर्ट में जाके या रेवेन्यू ऑफिसर के आगे जाके सबमिट करवा सकते हैं, और म्यूटेशन या इंतकाल का अमल उसके जरिए मुकम्मल हो सकता है, जहां पे आपको रूटीन में अदालतों में धक्के खाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि नॉन क्रिमिनल एस्पेक्ट में, लेकिन अगर हम जाएं डोमेस्टिक वायलेंस भी एक इशू है हमारे माशरे का, जिसके अंदर किसी किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि कुछ किसी के सर में ईंट ही मारे तो डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस में किसी को अजियत देना भी शामिल है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, अगर घर का ऐसा माहौल है जहाँ पे गालम गलोच और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की जा रही है, इट्स ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो एडीआर आपको इस प्रोसेस में लाके आपकी काउंसलिंग करता है, आपको अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है कि आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो। लीगल फ्रेमवर्क इन एडीआर इन पाकिस्तान। अब लीगल फ्रेमवर्क कानूनी ढांचे में किस तरीके से एडीआर इन चीज़ों को लेके आ रहा है, इन सारी चीज़ों को जिनको मैंने भी आपको बयान किया है। फैमिली कोर्ट एक्ट है जी पाकिस्तान में 1964 का, जिसके सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 इनकरेजेस प्री ट्रायल कंसिलेशन। इसके अंदर प्री ट्रायल कंसिलेशन का जिक्र हुआ है। अब व्हाट इज प्री ट्रायल कंसिलेशन? प्री ट्रायल कंसिलेशन इस चीज़ का नाम है जब केस आप अदालत में लेके चले गए हैं, खासकर फैमिली डिस्प्यूट्स के हवाले से, तो अदालत इससे पहले कि आपको ट्रायल के प्रोसेस में लेके जाए, ट्रायल उसको कहा जाता है जब शाते कलमबंद होंगी और फिर अदालत कानून के मुताबिक फैसला करेगी। अदालत एक अपॉर्चुनिटी मुहैया करती है हर दो फ्री कैम को, हस्बैंड एंड वाइफ ऑब्वियसली इसमें हो सकते हैं, कि आप प्री ट्रायल कंसिलेशन के अंदर आ जाएं। जजेस आपको पूरा मौका मुहैया करेंगे कि आप मीडिएशन के जरिए, सालिस के जरिए किसी न्यूट्रल थर्ड पर्सन को अपने दरमियान शामिल करके इस मामले को सॉर्ट आउट कर लें, और अदालतें आपको गाइडलाइन भी मुहैया करती हैं कि आप ऑब्वियसली सेपरेट होना आपका हक है, अलग होंगे तो उसके क्या मसाइल हो सकते हैं। अगर इस स्टेज के ऊपर आपको कोई मसला हो सकता है, अदालत भी कोशिश करेगी, सिर्फ आपको सेपरेट नहीं करेगी। फिर सीपीसी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो कि अमेंडमेंट आई सेक्शन 89A के अंदर, इन सम प्रोविंसेस आपके पंजाब में भी है, बाकी भी अथॉराइज कोर्ट्स टू रेफर डिस्प्यूट टू एडीआर मैकेनिज्म। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे कानून साज अदारों ने ये कोशिश की है इस अमेंडमेंट को लाके कि अगर कोई डिस्प्यूट राइज होते हैं, बेशक सिविल नेचर के हैं, उसको एडीआर मैकेनिज्म में ले जाया जाए। और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके सिर्फ फैक्चुअल बेसिस पे डिफरेंसेस राइज हुए होते हैं, अगर बैठ के उस चीज़ को हल करने तो इशू असल में कोई नहीं होता, लेकिन आप उसको क्योंकि कोर्ट्स में ले जाते हैं, अदालतों में ले जाते हैं, फिर वो लिटिगेशन कानूनी ज़ाब्तों में आ जाती है और फिर मसाइल दर मसाइल आगे चल पड़ते हैं। फिर पंजाब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019 ये कायम किया गया लीगल बैकिंग के तौर पे ईडीआर सेंटर इन पंजाब एप्लीकेबल इन फैमिली डिस्प्यूट। बाज़ाब्ता तौर पे पंजाब, अगर आप लाहौर में मौजूद हैं तो वहाँ पे ईडीआर सेंटर भी मौजूद है, यहाँ पे जजेस ही बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे वो एज अ जज काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एक आर्बिट्रेट आपके एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रहे थे। वहाँ पे प्राइवेट पार्टी वकला को भी आने की इजाज़त नहीं है, प्राइवेट पार्टीज खुद से वहाँ पे बैठ के अपना डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बात को झगड़ा कुछ भी नहीं होता, बिहाइंड द सीन बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट हुई होती हैं जब आप बैठते हैं और बैठ के मसले का निकल आता है। फिर सिंध मीडिएशन रूल्स एंड 2015 के प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर मीडिएशन इन फैमिली एंड सिविल मैटर्स। तो सिंध मीडिएशन रूल्स 2015 के तहत सिविल और फैमिली दोनों मामलों को इसके जरिए एडीआर के जरिए हल किया जा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ एडीआर इन फैमिली डिस्प्यूट। फैमिली डिस्प्यूट में इसके फवाइद क्या हैं अगर आप एडीआर में चले जाते हैं? फिर सबसे पहले क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप। कभी आपका जो ताल्लुक था वो बच गया, अगर आप रूटीन लीगल प्रोसेस में जाएंगे तो तलाक लेके घर आ जाएंगे, खुला लेके घर आ जाएंगे, लेकिन आप इसमें गए तो आपका रिलेशनशिप बच गया, रिलेशनशिप बच गया तो आप मसाइल से बच गए। कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी। एडीआर रिस्पेक्ट्स पाकिस्तानी कल्चरल एंड इस्लामिक फैमिली वैल्यूज।
जो आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है पाकिस्तान में, जो कि हमारा रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड होता है, सोसाइटी का बैकग्राउंड होता है, तो उसको मद्देनजर रख के काम करता है। तो इस तरीके से आपका जो कल्चरल आपकी जो डिफरेंसेस हैं वो राइज नहीं होते। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जब एडीआर में आप अपने मामले को लेके जाते हैं, प्राइवेट होता है, अनलाइक कोर्ट ट्रायल के अंदर जब आप जाते हैं तो कोर्ट के अंदर तो भरी अदालत के अंदर आप अपना मुकदमा लेके आते हैं, जो बातें होती हैं भरी अदालत में होती हैं, पूरी वो पब्लिक इशू बन जाता है और वहां पे सारे लोग सुन रहे होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट का पार्ट भी होता है। लेकिन यहाँ पे एडीआर के अंदर वो प्राइवेसी मेंटेन रहती है, वही लोग उस मीडिएशन प्रोसेस में, निगोशिएशन प्रोसेस में शामिल होते हैं, जिसको आप खुद अपना मोतबर शख्स समझते हैं और उस पर कॉन्फिडेंस का इज़हार करते हैं। स्पीडी रेजोल्यूशन है जी, तेज तरीन हल है। मैटर्स कैन बी रिजोल्व इन डेज नॉट इन ईयर्स, दिनों में हल होती है ना कि सालों में और महीनों में। लो कॉस्ट है, कॉस्ट बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इसके अंदर आप पे जब आप जुडिशियल सिस्टम में जाते हैं वहां पे आपको बाज़ाब्ता तौर पे लॉयर करना पड़ता है, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सपेंसेस हैं वो सारे मीट करने पड़ते हैं, अदालती कोर्ट फीस भी अदा करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिससे इंसाफ आपका महंगा आपको मिल रहा होता है। ये चीपेस्ट वे है। चैलेंजेस एंड लिमिटेशन, अब हम आते हैं, अब इसमें हमें किन किन मुश्किलात का सामना है। लैक ऑफ अवेयरनेस जी, सबसे पहले मसला है जी लैक ऑफ अवेयरनेस का। अभी भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, लाखों करोड़ों लोगों को एडीआर का उन्होंने नाम भी नहीं सुना हुआ जी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किसको कहते हैं, तो लिहाजा लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। तो ये इस पैगाम के जरिए, इस बात के जरिए सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, आप मुआशरे के अंदर एक इल्म को भी लेके आ रहे हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। फिर फिर आपका जो इसमें बाइस्टिज्म है, अनफेयरली जो डील होता है, जो हमारा खवातीन को बिलखसूस तौर पे प्रेशराइज किया जाता है, उनको डिस्प्यूट्स को सेटल नहीं करने दिया जा रहा था उनकी चॉइस पे, मर्जी के ऊपर। बिलखसूस आप में, मैंने, हमने सब ने इसको प्रैक्टिस किया, निकाह भी हो रहा होता है तो उनकी जो मर्जी की कुछ कॉलम्स होते हैं उनको पहले काट के ला के रखा जाता है। इसका मतलब खवातीन को पहले प्रेशराइज करके किया जा रहा है। तो खवातीन के हवाले से बहुत बेहतर है कि वो इसको कर सकते हैं। फिर अनट्रेन्ड मीडिएटर्स, ये एक इशू है जी कि अनट्रेन्ड मीडिएटर्स हैं जो आपके सालिस हजरात या वो थर्ड न्यूट्रल पर्सन जिन्होंने मामले को सेटल करना है, वो खुद इस तरह उनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है या उनके पास वो वेल ट्रेंड नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं है नॉलेज ऑफ लॉ से, आर्ट ऑफ एडवोकेसी से, कि वो मामले को फहम फरासत के साथ अच्छे से हल कर सके। बहुत कम लोग इवन पूरे पूरे ख़ानदान में भी पाए जाते हैं जो कि फहम फरासत रखते हैं, जो पैदा होने वाले ख़ानदानी तनाज़ात को बर्दबारी के साथ हल कर सकते हैं। वो जल्दी पे तेल छिड़कने वाले जनाब ज़्यादा होते हैं, मसले हल करने वाले कम होते हैं। तो जो हल करने वाले हैं वो ट्रेन मीडिएटर्स की कमी है। इन्फोर्सिबिलिटी इशूज, अब इन्फोर्सिबिलिटी इशू आ जाता है। सम एडीआर आउटकम्स में नॉट बी लीगली बाइंडिंग अनलेस फॉर्मलाइज्ड बाय द कोर्ट। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो कि आपने बैठ के हल तो कर लिए, लेकिन उसकी लीगल बाइंडिंग या लीगल फुटिंग नहीं होती। उसको फिर लीगल बाइंडिंग करवाने के लिए उसको दोबारा कोर्ट में लाना पड़ता है और फिर अदालत से उसको एक फैसला लेना पड़ता है, फिर अमल दरामद हो रहा होता है। ये भी एक इशू है। एग्जाम्पल्स ऑफ एडीआर इन प्रैक्टिस, केस ऑफ खुला सेटलमेंट, इसके अलावा इनहेरिटेंस मीडिएशन और फिर चाइल्ड कस्टडी वगैरह। ये आपको मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दी हैं कि इसमें वो जो ऊपर भी आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके पास जो खुला के मामलात हैं, इनहेरिटेंस के मामलात हैं, म्यूटेशन के मामलात हैं, फिर इसके अलावा बच्चों की कस्टडी के मामलात हैं। ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो कि हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स में आती हैं और एडीआर बड़े एहसन तरीके से उसको हल कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपकी राय का हमेशा मुंतज़िर रहता हूँ मैं। अपने कीमती आरा से, कमेंट से ज़रूर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह।